बता दिया कि भाई इतनी अमाउंट है, ये आपने पे करनी है। दूसरी चीज है हमारे पास सिक पेज, जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई, हमने डिस्कस कर ली कि वर्कर अगर बीमार होता है या इंजर्ड होता है बिकॉज ऑफ एनी नेग्लिजेंस बाय द एम्प्लॉयर, तो उसे सिक पे दी जाएगी, और वो सिक पे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की है, और ये सिक पे भी मेजरेबल है और ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद अगर किसी एक्सीडेंट के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट लॉस हो गया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट था, लेट्स सपोज हमारे पास एक चीज की फैक्ट्री है, वहां पे इस तरह से हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ और आपकी जो प्रिपेयर्ड चीज थी, जो फाइनल आपका प्रोडक्ट था, वो डैमेज हो गया या वो गिर गई, कुछ इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। ऑब्वियसली जब वो चीज गिर जाएगी, खराब हो जाएगी, तो वो आपका लॉस होगा, और वो जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपको पता है, लेट्स सपोज 100 केजी ऑफ चीज जो है वो आपकी वेस्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपकी 1 केजी चीज की प्राइस हम ले लेते हैं 1000। अब 100 केजी चीज जब वेस्ट हो गई, दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए का ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया, और ये भी मेजरेबल था और एग्जैक्ट फिगर है। लेट्स सपोज एक हमारे पास टारगेट था, जो टारगेट हमने 10 दिनों के अंदर पूरा करना था, एक प्रोडक्ट हमने 10 दिनों के अंदर रेडी करके देना था। लेकिन क्या हुआ कि 8वें दिन हमारी वर्क प्लेस के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ कि वहां पे काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, काम रुक गया। अब आपका 10वां दिन आ चुका है, आपने क्या करना है, आपने वो प्रोडक्शन जो है उसे उस दिन कंप्लीट करना है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो प्रोडक्शन जब नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, वर्कर्स को ओवर टाइम के लिए कहेंगे या उन्हें इन्फोर्स करेंगे, और एज अ रिटर्न आप क्या है जी, उन्हें ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पे करेंगे, और वो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे ऑब्वियसली आप उसे मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज 10 बंदे हैं, एक बंदे को आपने 500 रुपया एक्स्ट्रा टाइम के लिए दिया या ओवर टाइम करने के लिए दिया, दैट मीन्स आपने 5000 रुपये ओवर टाइम दिया, तो ये भी मेजरेबल है, आप इस कॉस्ट को भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो इंजर्ड वर्कर हैं, उनको जब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट उनका किया जाता है या हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एडमिट किया जाता है, तो उसके ऊपर जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी मेजरेबल होंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 लगा, 50,000 लगा, 70,000 लगा, वो जो है मेजरेबल है, और ये पता हमें चल सकता है या हम उसे मेजर कर सकते हैं कि कितने पैसे लगे हैं, और दैट फॉर दिस ये जो है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होगी। इसके बाद लास्ट चीज है हमारे पास कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है एक्सीडेंट्स की वजह से वो भी इंक्रीज होते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी की आपकी इंश्योरेंस अगर हुई भी है, फर्स्ट टाइम अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो 10,000 का नुकसान है या 1 लाख रुपए का नुकसान है, आपको ऑलमोस्ट 5% उसका पे करना पड़ता है। लेकिन वही एक्सीडेंट जब दूसरी बार होता है तो आपको 10%, और इसी तरह जब तीसरी बार और चौथी बार तो आपको 15 और 20% उस नुकसान का पे करना पड़ता है। वैसे क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उनके अंदर इंक्रीमेंट आता है या वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ये कॉस्ट भी मेजरेबल है, हमें पता होता है कि हमने कितने पैसे पे करने हैं या हमें एग्जैक्ट फिगर उसका मालूम होता है। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट कॉस्ट, कि जब हमारा एक्सीडेंट होगा तो उस एक्सीडेंट के नतीजे में जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी या डायरेक्ट लॉस होगा हमें, वो क्या होगा। अब कंपैरेटिवली हम दूसरी चीज को देखते हैं, दूसरी चीज है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम देखते हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया कि टाइम डिले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वहां पे क्या है जी, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन टाइम के अंदर डिले आ गया, और उसकी वजह से जो नुकसान होगा दैट विल बी नॉट मेजरेबल, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते कि हमें कितना नुकसान हुआ। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, वर्कर का मोराल उसकी वजह से डाउन हो जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली उनकी हिम्मत टूट जाएगी। अब पहले अगर वर्कर एक काम कर रहे थे
फॉर एग्जांपल 10 दिनों में वो एक काम को कंप्लीट कर रहे थे 2 वर्कर्स, ठीक है। अब उनका मोराल जब डाउन होगा तो उनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी ड्यूटी में कम हो जाएगा। अब वो जो काम पहले 10 दिन के अंदर कर रहे थे, मे बी वो 11 दिन के अंदर करें, 12 दिन के अंदर करें और कुछ घंटे उसके अंदर ज़्यादा लगाएं, तो ये क्या होगा, हमारे पास उसकी वजह से ये भी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी कि जो चीज़ों को रिकवर करने के लिए या करेक्टिव एक्शंस हम लेंगे अपने वर्क प्लेस के ऊपर जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उन चीज़ों को प्रिवेंट जब करेंगे या उसके ऊपर जितने भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, तो वो मेजर्स लेने के लिए जो कॉस्ट आएगी दैट बी इंक्लूडेड इनटू इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद हमारा जो टाइम लॉस होगा वहाँ पे चाहे कोई मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है या एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई इन्फोर्सिंग एजेंसीज आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स या मैनेजर जो हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो टाइम लॉस होगा वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी क्योंकि उसे हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि कंपनी की रेपुटेशन जो है या कंपनी की गुडविल जो है वो डैमेज होगी। अब फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पे लोग जो है बड़े अपने ऑर्डर शार्डर्स लेके जाते हैं, अपने काम करवाते हैं। लेट्स सपोज एक मार्बल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ थी कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे उसकी वजह से क्या हो गया कि टाइम डिले आएगा, ठीक है। एनफोर्समेंट एजेंसीज की मीटिंग्स होंगी, इंस्पेक्शन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी या वर्कर्स के इंटरव्यूज होंगे। ऑब्वियसली जो डेडलाइन होगी, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था कंपनी का, उन्हें 1 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरा करना था। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। वो अपना प्रोजेक्ट पूरा जब नहीं कर सके, लेट्स सपोज 1 महीने के बजाय 35 या 40 डेज लगे, तो जब उनका क्लाइंट वहां से अपना प्रोडक्ट लेके जाएगा, जब वो फीडबैक अपना देगा दूसरे लोगों को या दूसरे कोई भी ऐसे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आपके पास अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वो जब उसका फीडबैक सुनेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइम के ऊपर अपना काम नहीं करती। मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ 30 दिन का था, 30 दिन में इन्होंने मुझे काम पूरा कर देना था, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने 30 दिन के अंदर काम पूरा करके नहीं दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वहां पे आपकी जो गुडविल होगी या आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन होगी वो डैमेज होगी और आपके पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आने थे नए, वो चीज इम्पैक्ट हो जाएगी। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जो आने थे वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं आएंगे और ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते कितने कॉन्ट्रैक्ट आने थे और वो नहीं आए। इसके बाद आप अगर कोई आपका स्टाफ है वो जख्मी हो जाता है या कोई आपका स्टाफ मेंबर है वो बीमार हो जाता है और उसे ज्यादा टाइम के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है, तो आप उसकी जगह नया बंदा हायर करें। ऑब्वियसली नया बंदा हायर करेंगे, उसे ट्रेनिंग भी देंगे, उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसे गाइडलाइंस देंगे, तो उसके ऊपर भी क्या है जी कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है नेक्स्ट है वो है जी किसी भी अदालत की तरफ से या लीगल प्रोसीडिंग के नतीजे में हमारे ऊपर अगर फाइन हो जाता है तो वो फाइन भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि अदालत कितना फाइन करेगी। वो फाइन बहुत ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो लास्ट चीज जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या होगी कि आपकी इंडस्ट्री के जो रिलेशंस होंगे, इंटरनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होंगे वो खराब होंगे क्योंकि अब आपकी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अगर हो रहे हैं तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो है ऑब्वियसली वो डैमेज हो रही है और उसकी रेपुटेशन के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशन इम्पैक्ट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक चीज है, व्हाट इज इंश्योर्ड कॉस्ट एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं।
अब इंश्योर्ड कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, या बेसिकली हमारे पास इंश्योरेंस क्या होती है, इसकी बेसिक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इंश्योरेंस हमारे पास कि किसी भी कंपनी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सीधे अल्फाज में सिंपल एक आपको पहले कहानी के तौर पे बताता हूँ। आप जो है उस कंपनी को मंथली या एनुअली पे कर रहे होते हैं, और उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियली वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, तो उसके आगे हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो जो है कंपनसेशन क्लेम करेंगे या इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसने अपने सारे वर्कर्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है। ठीक है, अब वहां पे एक वर्कर है जिसके लेट्स सपोज एक उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया। पहले क्या होना था, कंपनसेशन कंपनी को पे करनी थी, लेकिन उस कंपनी ने अपने वर्कर के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था, और उस कंपनी के उस इन्वेस्ट करने की वजह से या अपने वर्कर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की वजह से वो जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सारे एक्सपेंसेस कौन देगा, आपका जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो पे करेगी। और इस तरह आप जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसे फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के अंदर हेल्प मिलेगी। इसी तरह अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, या आपकी गाड़ियां हैं, तो उन्हें कोई डैमेज हो जाता है, आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई इक्विपमेंट है वो कोलैप्स हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उसके नतीजे में भी क्या होगा, उसके नतीजे में भी जितना भी वो उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा, आपने इंश्योरेंस अगर करवाई भी है तो वो एक्सपेंस आपका इंश्योरेंस जो है वो आपको कौन देगा जी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है कि अक्सर इस तरह से इंश्योरेंस की टाइप्स होती हैं कि आपका पूरे का पूरा बिजनेस जो है, पूरे का पूरा बिजनेस इंश्योर्ड होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इस्लामाबाद के अंदर कखड़ प्लाजा था, वो पूरे का पूरा प्लाजा इंश्योर्ड था। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वो पूरी बिल्डिंग जो है उससे डैमेज हुआ, पूरा बिजनेस जो है उनका वो डैमेज हो गया, और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो थी उस कंपनी ने उन्हें पूरे का पूरा बिजनेस दोबारा से एस्टेब्लिश करके दिया। क्यों? द रीजन इज कि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस जो है वो क्लेम की हुई थी, या इंश्योरेंस अपने पूरे बिल्डिंग की करवाई हुई। अब ये तो वो चीजें थी जो इंश्योर्ड थी। अब कुछ हम चीजें देखते हैं जो अनइंश्योर्ड है। इंश्योर्ड में हमने देखा कि हमारे पास एम्प्लॉय को कोई नुकसान पहुंचता है इंजरी या सिक में, या उसे इंजरी होती है या सिकनेस होती है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो इंश्योर्ड होगी। आपका मटेरियल, इक्विपमेंट या आपकी व्हीकल जो है उससे कोई डैमेज होता है, या आपके बिजनेस को एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट कोई डैमेज होता है, तो वो चीजें आपकी जो होंगी इंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आएंगी और इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन अब इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट होगी, उसे हम देखते हैं कि अनइंश्योर्ड कॉस्ट हमारे पास क्या होगी। तो अनइंश्योर्ड कॉस्ट के ऊपर सबसे पहले वर्कर की सिक पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वर्कर को इंजरी हुई, ठीक है, अब उसे कोई डैमेज हुआ, अब उसके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए तो कॉस्ट जो होगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंजरी इफ वर्कर विल सफर, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए सफर करता है, देन कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे हिम द सिक पे, और वो जो सिक पे होगी वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद पे करनी है। ठीक है, वो सिक पे जो है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पे नहीं करेगी। इसके अलावा आपका अगर प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर भी, अब इसके अंदर दो कंडीशन है। कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है वो इंश्योर कराया हुआ होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तान में कुरियर सर्विस है टीसीएस वालों, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंश्योर्ड होंगे तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, वो इंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो इंश्योर्ड नहीं होते तो वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आएगा, और आपका जो रॉ मटेरियल है उससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना हुआ तो वो रॉ मटेरियल आपका किस चीज के अंदर आएगा, वो रॉ मटेरियल आपका आएगा
अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपका अगर प्लांट और इक्विपमेंट इंश्योर्ड है तो उसके लिए कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी, और वो इंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आएगा। लेकिन वो अगर इंश्योर्ड नहीं है आपका इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी, तो वो जो पेमेंट होगी वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट होगी और उसे जो पे करना है वो ऑर्गेनाइजेशन ने पे करना। इसी तरह ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा वेजेस देनी पड़ती हैं अगर, या कोई वर्कर है उसकी जगह पे कोई टेम्पररी वर्कर आपको लाना पड़ता है तो उसे जो पे करनी पड़ेगी वो भी आपकी अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको या आपके लिए पे नहीं करेगी। इसी तरह हमारे पास अगर प्रोडक्शन डिलेज आती है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 10 दिन का काम अगर 12 दिन पे चला गया या 10वें दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम लगवा के अपना काम पूरा करवाना पड़ गया, तो उसके लिए जो आप कॉस्ट पे करेंगे वो भी क्या होगी, आपकी अनइंश्योर्ड कॉस्ट होगी और कंपनी को खुद से वो कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो टाइम लॉस होगा, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ गई, काम आपका रुक गया, वर्कर्स को इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने इंटरव्यूज के अंदर। ऑब्वियसली उस टाइम के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी को जो फायदा देना था या जो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना था, वो टाइम क्या है जी, लॉस हो गया और ये टाइम भी आपका अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर नेक्स्ट जो चीजें आती हैं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, बिजनेस की रेपुटेशन डैमेज होने की वजह से हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं तो वो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा, आपके जितने भी नुकसान होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, अनइंश्योर्ड। ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे नहीं करेगी। इसी तरह अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जब इंक्रीज हो रहा है तो वो भी आपका इंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस स्टाफ जो है, अब ऑब्वियसली नया स्टाफ आएगा, फॉर एग्जांपल अब एक्सपीरियंस एक बंदा है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक तंदूर की, ठीक है, हमारे पास एक तंदूर है, उस तंदूर के ऊपर क्या है जी, एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा है। लेट्स सपोज वो 10 मिनट के अंदर 100 रोटियां बनाता है। अब वहां पे उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया, ठीक है, अब वो बंदा इंजर्ड हो गया। अब वो बंदा जब काम पे नहीं आएगा, उसकी जगह पे नया बंदा एक होटल जो है वो हायर करेगा। अब नया बंदा इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और उसके एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लेट्स सपोज पहला बंदा 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर 100 रोटी बनाता था, तो दूसरा बंदा में भी 60 या 70 रोटी बनाए। अब एक्सपीरियंस स्टाफ को जो है तो लॉस करने की वजह से ऑब्वियसली आपका जो फायदा था या आपका जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज होगा। जब आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से भी जो आपको लॉस होगा वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट होगी और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ये चीजें पे नहीं करेगी। इसके बाद आपकी इलीगल कॉस्ट है या रेमेडियल एक्शंस के ऊपर जो कॉस्ट आपकी आएगी, अदालत की तरफ से आपको अगर कोई फाइन होता है, आपको अगर कोई कंपनसेशन पे करनी है, तो ये सारी चीजें क्या है जी, अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर है। और लास्ट थिंग के आपकी बिजनेस की जो रेपुटेशन जो है वो डैमेज होगी, वो भी अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आएगी। ऑब्वियसली अगर आपकी बिजनेस की रेपुटेशन डैमेज हो गई है, आपके पास फर्दर बिजनेस नहीं आएगा, आपके फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, मे बी आपके जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या है जी, कैंसिल हो जाएं, तो आपकी इसकी वजह से जो कॉस्ट होगी वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, वीडियोस भी देखी होंगी, मक्का मुकरमा के अंदर हरमैन शरीफ में इस तरह से हुआ कि बिन लादेन कंपनी की एक क्रेन जो थी वो क्रेन कोलैप्स हो गई, वो क्रेन गिर गई और उसकी वजह से क्या है जी, वहाँ पे नुकसान हुआ और वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई, कंपनी का इक्विपमेंट जो है वो भी डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी जो थी वो भी डैमेज हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, बिन लादेन कंपनी के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को नेग्लेक्ट करने की वजह से इतने ज्यादा फाइन्स हुए,
ان کا بزنس ریپوٹیشن اتنی زیادہ لاس ہوئی کہ بن لادن کمپنی اپنے ٹائم کے اوپر اس ٹائم کے اوپر ایک ہیوج جائنٹ تھا, ٹھیک ہے, ان کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کمپنیز. بن لادن واز اے بگ نیم, لیکن کیا ہوا آفٹر دیٹ ایکسیڈنٹ, بن لادن واز کریشڈ, ٹھیک ہے. اب بن لادن کا ابھی جو ہے آپ کو نام کہیں بھی سننے میں نہیں آئے گا. اس سے پہلے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے تھے, اسپیشلی حرم شریف کی جو ایک ہوتی تھی ایکسٹینشن وغیرہ, یا وہاں پہ جتنے پروجیکٹس ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی سعودیہ کے اندر یا باقی گلف کنٹریز کے اندر یا اوور آل دنیا کے اندر, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی بن لادن, تو جتنے بھی وہاں پہ پروجیکٹس بڑے بڑے ہوتے تھے تو وہ پروجیکٹس جو تھے وہ بن لادن کمپنی کو. لیکن جب ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی بزنس ریپوٹیشن اتنی کم ہوئی, ان کے اوپر فائنز اتنے زیادہ ہوئے, اور کرمنل کوڈ کی وجہ سے بھی ہوئے فائنز, اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ان کی ریپوٹیشن بھی ڈیمیج ہوئی, اور ان کے جتنے بھی کانٹریکٹ سے سارے کے سارے کانٹریکٹس ختم کر دیے گئے. فیوچر میں انہیں کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ملا. اور آج کل نیوز میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بن لادن گروپ اپنا نام چینج کر کے کسی اور نام کے اوپر رکھ رہا ہے اور اپنی کمپنی کو ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب بن لادن ایک ایسی کمپنی تھی دیٹ واز لائک فار بلینز, ٹھیک ہے, بلینز میں اس کی ورتھ تھی, اس کا بلینز میں بزنس تھا. لیکن کیا ہوا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے, چھوٹی سی نیگلیجنس کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس کی وجہ سے ان کا سارا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, انشورڈ کاسٹ اور ان انشورڈ کاسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے یا ایک تھیوری ہے جیسے ہم کہتے ہیں آئس برگ تھیوری, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آئی کین امیجن دیٹ کہ آپ لوگوں نے ٹائٹینک مووی سب نے دیکھی ہوگی. اب ٹائٹینک مووی کے اندر کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک آئس برگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو آئس واچرز ہوتے ہیں, آئس واچرز دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اتنا بڑا جہاز ہے, یہ سامنے چھوٹا سا برف کا گولا پڑا ہوا ہے, اس سے تو یہ اٹھا کے کہیں دور پھینکے گا اور جو ہے تو آپ کی جو شپ ہے وہ ایزیلی چلی جائے گی. اسی طرح جب وہ قریب جاتا ہے وہ ایک آئس برگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ مور دین 70% جو ہے وہ ود ان دا واٹر ہوتا ہے, اور ایک اس کا چھوٹا سا پورشن پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے یا پانی کی سرفیس سے اوپر ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کا ایسٹیمیٹ جب ہم انشورڈ کاسٹ اور ان انشورڈ کاسٹ کو کمپیئر کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ انشورڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ اسے ٹپ آف دا آئس برگ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انشورڈ کاسٹ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, اور جو ان انشورڈ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. اب کی ان انشورڈ کاسٹ جو ہے وہ کمپنی کو بہت ہی زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. جیسے کہ میں نے بن لادن کمپنی کا آپ کو بتایا, obviously بن لادن ایک بہت بڑی کمپنی تھی, انہوں نے اپنی ملٹیپل انشورنس کروائی بھی تھی, لیکن کیا ہوا کہ وہاں پہ ان انشورڈ کاسٹ اتنی ہوئی, ان کے اوپر فائنز اتنے ہوئے, ان کا بزنس ریپوٹیشن اتنی زیادہ ڈیمیج ہوئی کہ وہاں پہ وہ بن لادن کمپنی جو ہے وہ کریش کر گئی, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس ایک تھیوری, اسے ہم کیا کہتے ہیں جی, آئس برگ تھیوری, ٹھیک ہے. اب لاسٹ چیز ہے آج کی کلاس کی کہ ہم انشورنس کو مینٹین کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وائی مینٹین امپلائر لائبلٹی انشورنس. تو سب سے امپورٹنٹ چیز, پہلی چیز کہ جو کمپنسیشنز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ورکر جو ہے انجرڈ ہو گیا اور اس کی انجری کے ریزلٹ میں یا اس کے ریئیکشن میں اسے جو کمپنسیشن دی جاتی ہے, اگر انشورنس نہیں ہوگی تو وہ کمپنی اپنی جیب سے دے گی. لیکن اگر ورکر کی انشورنس ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس ورکر کی جو جتنی بھی ویل بینگ کے لیے خرچہ ہوگا وہ ساری جو کمپنسیشن ہوگی وہ انشورنس کمپنی دے گی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ورکرز کی انشورنس کروائی جائے. اس کے بعد انشورنس کی وجہ سے ورکر کا مورال جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے,
کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن یا جو کمپنی ہے ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے, ہمارا خیال رکھ رہی ہے. وہ سیکیور فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم کمپنی کو اگر کما کے دے رہے ہیں, ہم کمپنی کے لیے اگر کام کر رہے ہیں, ہم کمپنی کا بزنس بنا رہے ہیں, تو ایز ریئیکشن کمپنی بھی ہمارا خیال رکھ رہی ہے اور ہماری انشورنس انہوں نے کی بھی ہے. وہ ایک سیکیورٹی انہیں فیل ہوتی ہے کہ بھائی ایٹ سم ٹائم اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, ہمیں انشورنس مل جائے گی. نیکسٹ چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, پاکستان میں بھی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ورکر کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ایک انشورنس ہے, یا ان کی ہیلتھ کی انشورنس ہے, یا ان کی ال ہیلتھ کی یا انجری کی انشورنس, ایکسیڈنٹ کی انشورنس, وہ کی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کیس اگر ورکر کسی بھی ایسے سرکمسٹانس سے گزرتا ہے تو کیا ہو جی, وہ فائنینشلی اس چیز کو اتنا فیل نہ کرے, فائنینشلی اس کو مسائل درپیش نہ ہوں, اور وہ کیا ہے جی ایزیلی اس اپنے ایک بیڈ پیریڈ سے یا لائف کے ایک بیڈ پیچ سے کیا ہے جی گزر جائے, ایزیلی وہ کیا ہے جی اس چیز کو سروائیو کر سکے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. ہم نے آج سب سے پہلے کیا دیکھا, واٹ از ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیا ہے, ایبسنس آف ill health اینڈ ایبسنس آف انجری از ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے. تو اس کے اندر ہم نے 3 چیزیں دیکھی. پہلی چیز مورل ریزنز, دوسری چیز فائنینشیل ریزن, تیسری چیز ہے ہمارے پاس لیگل ریزن, جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. اب مورل ریزنز اور فائنینشیل ریزنز کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. مورل ریزنز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس وجہ سے, کیا مورل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ہمیں مینیج کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے جی, ہم نے ڈفرینٹ امپیکٹس دیکھے, ورکر کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, ورکر کی فیملی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, اسی طرح جو ہے تو کو ورکرز کے اوپر ایکسیڈنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے ایگزامپلس دیکھی. نیکسٹ ہم نے جو ٹاپک دیکھا دیٹ از فائنینشیل ریزنز. اس کے اندر ہم نے ڈائریکٹ کاسٹ, ڈائریکٹ لاسز اور انڈائریکٹ لاسز کو دیکھا. ڈائریکٹ لاسز کیا ہے, انڈائریکٹ لاسز کیا ہے, اور ان کے آگے ڈفرینٹ جو کنڈیشنز ہیں انہیں ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے انشورڈ کاسٹ اور ان انشورڈ کاسٹ کو دیکھا کہ بھائی انشورڈ کاسٹ کیا ہے اور ان انشورڈ کاسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے. آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا, اسے ہم نے دیکھا, اور انشاءاللہ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے. Recording stopped. جی, اب 1 by 1 آپ اپنے کوشچنز کریں گے اور میں آپ کے کوشچنز کو انشاءاللہ آنسر کروں گا. تھوڑا سا خیال رکھیے گا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے, 1 by 1 کوشچنز کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے سلائڈس پڑھی ہیں یہ آپ گروپ میں شیئر کر دیں گے, کیونکہ میں نے میٹنگ تھوڑی لیٹ اٹینڈ کی تھی. جی, سلائڈز بھی شیئر ہو جائیں گی, آج کا جو ریکارڈڈ لیکچر ہے یہ بھی شیئر ہو جائے گا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. جی جی پلیز سر, یہ آپ نے جو انشورڈ کاسٹ اور ان انشورڈ کاسٹ کے بارے میں بتایا, تو اس میں ایک چیز تھوڑا سا ڈفرینشیٹ تھوڑا سا میں نہیں کر پا رہا تھا کہ جہاں پر کوئی انجری یا کوئی بھی سکنس ہو جاتی ہے یا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو انشورڈ کاسٹ میں بولا جاتا ہے. پھر وہی چیز ان انشورڈ کاسٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ سک پے, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ورکر انجرڈ ہو گیا یا بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے, اب پہلی کنڈیشن میں جو بتایا گیا تھا کہ اس کی ہاسپٹل ٹریٹمنٹس کے لیے جو خرچہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر فار ایگزامپل اس کی کوئی سرجری ریکوائرڈ ہے یا کوئی اس کی ہاسپٹل کے بلز ہیں, وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی. دوسری چیز ہے سک پے. ٹھیک ہے, اب ہاسپٹل ٹریٹمنٹس کی کاسٹ اور سک پے بوتھ آر ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہو گیا. اب سک پے ہمارے پاس کیا ہے, لیٹس سپوز ایک ورکر ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا,
हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुआ उसका, 1 महीना उसने हॉस्पिटल में लगाया या 1 वीक जो है वो हॉस्पिटल में लगा उसका, ठीक है। अब वहां पे जितना भी हॉस्पिटल का एक्सपेंस था वो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, लेकिन उसके बाद अगर उस वर्कर को लेट्स सपोज 3 महीने का बेड रेस्ट रिक्वायर्ड है, अब वो बेड रेस्ट पे होगा, लेकिन उसकी जो सिक पे, अब मैं आपको बेसिक बता दूं सिक पे है क्या चीज। सिक पे उस बंदे की वो तनख्वाह, ठीक है, उसकी वो पे होती है, उसकी तनख्वाह होती है जो वो नॉर्मली भी ले रहा है, लेकिन क्या है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए इंजर्ड हो गया तो उसे वो सिक पे एट द बेड भी दी जाएगी। वो अगर बिस्तर पे पड़ा हुआ है उसे वो जो तनख्वाह दी जाएगी दैट इज सिक पे, और पहली कंडीशन जो होती है वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बिल। अब क्लियर हुआ है थोड़ा? यस सर। सर एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक आपका स्लाइड में इंश्योरेंस का पॉइंट है, वो थोड़ा सा बता दें। कॉस्ट के अंदर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम्स का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट होगा तो जितना भी नुकसान होगा रिपेयरिंग के ऊपर जितना खर्चा आएगा आपको 5% पे करना पड़ेगा। सेकंड टाइम आप सर मेरे को ये बात समझ में आ गई, गाड़ी की इंश्योरेंस से रिलेटेड मुझे इसकी नॉलेज है, बट एक इंडस्ट्रियल से रिलेटेड इंश्योरेंस का वो अच्छा ठीक है। अब ये जो गाड़ी की बात है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है, 5% थी, फिर 10% है, फिर 15%, दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये अब आपको पे करना है, ये अनइंश्योर्ड होता है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जब मल्टीपल एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली सेम एज योर कार, जैसे आपकी गाड़ी के लिए मामला थे उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा जी सर, इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंक्रीज होंगे वो भी आपके अनइंश्योर्ड कॉस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लेट्स सपोज एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उस एक्सीडेंट के नतीजे में लेट्स सपोज आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है, और आप इंश्योरेंस अपनी क्लेम करेंगे। अब 1 लाख में से 95,000 आपकी जो कंपनी होगी इंश्योरेंस वो पे कर देगी। अब उसके बाद जो बाकी 5,000 है वो आपने पे करना है। अब सेम सिमिलर एक्सीडेंट या वैसा ही एक्सीडेंट दोबारा हो गया, दोबारा 1 लाख का नुकसान। अब दोबारा आपने क्या करना है, आपने 10,000 पे करना है जो कि पहले 5,000 था। इसी तरह तीसरा एक्सीडेंट हुआ, फिर लेट्स सपोज 1 लाख का नुकसान हुआ, फिर आपने क्या करना है, आपने 15,000 अपने जेब से देना है, 85,000 आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब सही है सर, अंडरस्टैंडिंग होगी जी, ठीक है जी सर। ये चीज सर, एक मिनट भाई सर, ये म्यूट करो प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इंश्योर्ड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट ये सिमिलर है? नहीं, सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, बहुत ज्यादातर चीजें सिमिलर। अच्छा, आप इन चीजों, ठीक है, आप इन चीजों को कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सर ये कंबाइन नहीं कर रहा, मैं कंबाइन नहीं कर रहा। जी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की डिफरेंट चीज, ठीक हो गया। अब आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आपकी जो इंश्योर्ड कॉस्ट होती है वो मेजरेबल होती है और डायरेक्ट कॉस्ट भी मेजरेबल होती है, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब आपकी जो